हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्रेंडसाइड प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में आप लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की मैथ्स की बुक से चैप्टर 11 और आज हम लोग कर रहे हैं इसका एक्सरसाइज 4 यानी 11.4 और ये इसका आज करवा रहा हूं मैं आपको फर्स्ट पार्ट। तो चलो फिर स्टार्ट कर लेते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, फ्रेंडसाइड प्रिपरेशन, और इसके साथ मेरा सेकंड चैनल मिस्टर कृष्णा शाह, मेरे ही नाम से ये चैनल है, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। अब ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको कुछ अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन स्टेटमेंट्स आपको दे रखे हैं और इन स्टेटमेंट को आपको कन्वर्ट करना है एक्सप्रेशन के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को पहले एक बार देख लेते हैं कि इसमें आपसे पूछा क्या जा रहा है। तो बेसिकली ये जो एक्सरसाइज है 11.4, इसमें क्या है कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में काफी सारे पार्ट्स हैं और हर एक पार्ट में छोटे छोटे क्वेश्चन भी बने हुए हैं। जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे जिसमें बोला जा रहा है आपसे आंसर द फॉलोइंग, यानी कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं और हम लोग कर रहे हैं सबसे पहले इसका ए पार्ट। और ए पार्ट के अंदर भी बच्चों आप लोग देख रहे होगे कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इसके 5 स्मॉल पार्ट्स बने हुए हैं। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को पूरा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका फर्स्ट ए पार्ट के अंदर बोला जा रहा है कि टेक सरिता's प्रेजेंट एज टू बी y ईयर। सरिता एक पर्सन है, उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। इसकी जो एज है, प्रेजेंट एज, यानी कि आज जो इसकी एज है वो y ईयर है। जैसे आपकी एज 10 ईयर या फिर 11 ईयर हो सकती है। जो क्लास 6 में स्टूडेंट है उनकी जो एज अमूमन जो होता है नॉर्मली 9 से 11 के बीच में लगभग रहती है। तो उसी तरह सरिता का जो एज आपको गिवन है, इसका एज आपको y ईयर गिवन है। अब आपके लिए कुछ कुछ क्वेश्चन फ्रेम कर दिए गए। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं जिसमें बोला जा रहा है कि व्हाट विल बी हर एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी कि अगर आज बात करें, आज से 5 साल बाद इसकी एज क्या हो जाएगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, पूरे कंप्लीट क्वेश्चन को, यानी कि इस 1 क्वेश्चन को, फर्स्ट क्वेश्चन को, इसके ए पार्ट को पूरा नोट कर लोगे और नोट करने के बाद इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसे भी नोट कर लोगे। ठीक है, उसके बाद अब इसका सोल्यूशन करोगे। और ध्यान रहे, जब आप सोल्यूशन लिखोगे बच्चों तो आपको सोल्यूशन लिखते टाइम क्वेश्चन नंबर प्रॉपर तरीके से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है इसलिए मैंने 1 डाल दिया, इसका हम लोग ए पार्ट कर रहे हैं इसलिए ए डाल दिया। अब ए के अंदर भी मैं फर्स्ट करवा रहा हूं आपको, तो मैंने इसका फर्स्ट डाल दिया। तो इसी तरह से इस प्रॉपर ऑर्डर में आपको क्वेश्चन का नंबर जो है प्रॉपर तरीके से सोल्यूशन में लिखना है। अगर आप इस तरह से नहीं लिखेंगे तो भी जो एग्जामिनर होंगे, जो आपके पेपर चेक करेंगे टीचर, उनको समझ में नहीं आएगा कि भी आप किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो। तो ये ठीक से लिखना बहुत जरूरी है। अब जैसे आपको गिवन है, ठीक है, जो चीज आपको गिवन है उसको एज इट इज लिखोगे, गिवन डैट सरिता's एज। आपको गिवन है सरिता's एज और इसकी जो एज है ये आपको गिवन है y ईयर्स आपको गिवन है। ठीक है, y ईयर गिवन है। ये हमें कहां से पता लग रहा है, क्वेश्चन के अंदर से ही हमें पता लगा। अब जो पूछा गया व्हाट विल बी हर एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ, तो आप लिखोगे जो आपसे पूछा गया आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर सरिता's एज। अब ये जो सरिता है इसकी एज 5 ईयर के बाद क्या हो जाएगी। तो जैसे एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहता हूं मैं आपको, देखो समझाने के लिए यूज कर रहा हूं। सपोज आज आपकी एज 10 ईयर है, ठीक है, तो मैं पूछूंगा आफ्टर 5 ईयर बताओ, आफ्टर 5 ईयर आपकी एज क्या हो जाएगी। तो आप कहोगे सर 10 में 5 प्लस कर लेंगे और जो भी रिजल्ट आएगा यानी 15, तो आप कहोगे सर हमारी एज कितनी है, 15 ईयर्स है। ठीक है, कितने, 15 ईयर्स है। ऐसे आपने पता लगा लिया, क्या किया आपने, 5 ऐड कर दिया। तो उसी तरह यहाँ पे जो सरिता है उसकी एज y है, तो y में हम लोग क्या करेंगे, 5 ऐड कर देंगे। 5 ऐड इसलिए कर रहे कि आफ्टर 5 ईयर्स हमें कैलकुलेट करना है। बस यहाँ पे ऐसा करोगे y प्लस 5 ईयर्स। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, ये जो y है ये वेरिएबल है और जो 5 है ये कांस्टेंट है। अगर दोनों नंबर होते, जैसे यहाँ 10 और 5 है, नंबर होते तो मैं इनको ऐड कर देता। ठीक है, लेकिन ये वेरिएबल है एक और एक कांस्टेंट है, ऐड तो होंगे नहीं, बस ऐसे प्लस करके आपको लिख देना है। यानी आपने क्या किया, एक एक्सप्रेशन फ्रेम कर दिया है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, बस इतना ही काम करना है आपको इसके अंदर। अच्छा, अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या पूछा जा रहा है, तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है व्हाट वाज हर एज 3 ईयर बैक। बैक यानी कि पहले पूछा जा रहा है, यानी आज अगर आपकी उम्र 10 साल है, ठीक है, 10 ईयर अगर आपकी करंट एज है, तो 3 साल पहले कितनी थी। तो आप कहोगे सर 3 माइनस कर लेते हैं और हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 ईयर्स आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो उसी तरह इस एक्सपेंशन में भी आप क्या करोगे, यानी इस क्वेश्चन नंबर, इसका पहले तो आप लिखोगे सोल्यूशन और सोल्यूशन लिखने के बाद
क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, और ए का आप सेकंड कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लिखोगे सरितास एज, क्योंकि हम कैलकुलेशन किसके लिए कर रहे हैं, सरिता के लिए कर रहे हैं, सरितास एज 3 years ago, ठीक है, सरिता की एज कब, 3 year ago, यानी 3 साल पहले उसकी एज क्या होगी, करंट एज उसकी क्या है, y ईयर है, तो आप कह सकते हो सर y में 3 माइनस कर दो, तो जब y में 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, तो आप लिख सकते हो y माइनस 3 ईयर्स, ठीक है, बस इतना ही करना है भाई। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है ना या नहीं हो रहा है, ये भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ पे आफ्टर बोला गया इसलिए प्लस कर देंगे। अच्छा, बिफोर की बात होगी या फिर प्रीवियस टाइम की बात होगी, यानी पास्ट में गए हम लोग, तो हमने क्या किया, यहाँ पे माइनस कर दिया, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, थर्ड में आपसे क्या बोला जा रहा है। तो थर्ड में बोला जा रहा है सरितास ग्रैंडफादर इज 6 times हर एज, जो सरिता है उसके जो ग्रैंडफादर है 6 टाइम ज्यादा उनकी एज है, यानी अगर आपकी एज मान लेते हैं भाई कितना 10 ईयर है, तो आपकी ग्रैंडफादर की एज कितनी हो जाएगी, 10 मल्टीप्लाई बाई 6। टाइम्स का मतलब क्या होता है, टाइम्स का मतलब यहाँ पे है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। टाइम्स की मीनिंग यहाँ मैथ्स में यूज क्या कर रहे हैं हम लोग, इसे मल्टीप्लीकेशन से यूज कर रहे हैं, तो यानी कि आप कह सकते हो कि 60 ईयर्स इसकी एज हो जाएगी। अगर 10 ईयर मान लेता हूं आपकी एज है, और मैं कहूं आपके जो दादाजी हैं आपसे 6 टाइम्स है, तो आपने क्या किया, अपनी एज को 6 से मल्टीप्लाई कर लिया, और आंसर क्या आ गया आपके पास, 60 आ गया, ठीक है। तो इसी तरह आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द एज ऑफ हर ग्रैंडफादर, तो जो सरिता है उसके ग्रैंडफादर की एज बताओ कितनी है, ठीक है भाई। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो भी सॉल्यूशन लिख लोगे, ठीक है। सॉल्यूशन लिखने के बाद प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट, ठीक है, और ए के अंदर हम लोग थर्ड पार्ट कर रहे हैं, तो मैंने ये लिख लिया। अब जो कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है कि सरितास ग्रैंडफादर्स एज, ग्रैंडफादर्स एज, ठीक है, ये कैलकुलेट करना में। और जो सरिता की एज है, सरिता की एज आपके पास क्या, y ईयर्स है, तो y को आप लोग क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 6 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 6 टाइम। और जब भी अल्फाबेट यानी कि कह सकते हो जो वेरिएबल और नंबर जब मल्टीप्लाई होता है, तो हम उसे कुछ इस तरह लिख लेते हैं, 6y लिख लेंगे, यानी कि इनके ग्रैंडफादर की एज क्या हो जाएगी, 6y ईयर्स, ठीक है। या फिर कुछ बच्चे ऐसे होंगे y मल्टीप्लाई बाई 6 ईयर, ये भी ठीक है, पर मल्टीप्लिकेशन के साइन लिखने की जरूरत नहीं होती है। हम लोग क्या करते हैं कि भाई जो नंबर्स होता है उसे आगे कर लेते हैं, और जो वेरिएबल है उसे पीछे लिख देते हैं, यानी 6y लिख दिया मैंने, और उनके दादाजी की उम्र यानी उनके ग्रैंडफादर की उम्र क्या होगी, एज कह सकते हो 6y ईयर्स होगी, 6 टाइम y, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो आई होप आपको ये जो थर्ड पार्ट है ये भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में आपसे बोला जा रहा है कि ग्रैंडमदर इज 2 ईयर यंगर देन ग्रैंडफादर। अब जो ग्रैंडफादर हैं और ग्रैंडमदर है उनके बीच का रिलेशन आपको दे रखा है कि ग्रैंडमदर यानी जो दादी हैं, दादी की जो एज है 2 ईयर कम है। यंगर का मतलब होता है कम होना, यानी कि जैसे आप हो, आपका यंगर ब्रदर यानी आपका छोटा भाई। तो जो ग्रैंडमदर की बात करें यानी दादी जी की उम्र की बात करें तो 2 साल कम है दादा की उम्र से। ये मेंशन किया गया है यहाँ पे कि ग्रैंडमदर्स एज 2 ईयर यंगर देन ग्रैंडफादर। व्हाट इज ग्रैंडमदर्स एज? तो अब ये बताओ कि ग्रैंडमदर की एज क्या होगी, ये बताओ भाई। तो हम लोग क्या करेंगे इसके आंसर के लिए, पहले यहां लिखेंगे सोल्यूशन, ठीक है, और सोल्यूशन प्रॉपर तरीके से जो क्वेश्चन नंबर है उसे नोट कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, और अब हम लोग कर रहे हैं इसका 4th पार्ट लिख लिया। और एज किसकी निकाल रहे हैं हम लोग, ग्रैंड मदर की निकाल रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहां लिख दूंगा ग्रैंड मदर्स एज, ठीक है। अब ग्रैंड मदर की जो एज है वो ग्रैंड फादर की एज से उसमें 2 कम है, -2 लिख लेंगे। और ग्रैंड फादर की एज क्या थी, 1 मिनट में यहां लिख देता हूं, ग्रैंड फादर्स एज लिख देता हूं, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो। ग्रैंड फादर्स एज -2। अच्छा, अब आपने जो थर्ड पार्ट किया था बच्चों, उसमें आपने क्या किया था, ग्रैंड फादर का एज ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और जो कितना आया था 6y आया था। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसे प्लेस कर देंगे यहाँ पे, यानी 6y -2। तो यानी फाइनली आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6y -2 ईयर्स, ठीक है। क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे 6y कहां से आया, ग्रैंडफादर की एज है, और इसमें 2 ईयर कम करना है, इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पे 2 ईयर माइनस कर देंगे, तो 6y -2 ईयर्स हो गया, ठीक है। बस इतना था ये।
अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसका फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं अभी, जो इसका ए में ये फिफ्थ लास्ट है, जिसमें आपसे बोला जा रहा है कि सरिता's फादर इज 5 times मोर देन 3 times सरिता's एज। अच्छा, सरिता के जो फादर हैं, ठीक है, उसकी एज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि उसके पापा की उम्र जो है 5 ईयर एक्स्ट्रा है, यानी 5 ईयर ज्यादा है, यानी कि ये कह सकते हो 5 ईयर आपको इसमें क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। 5 ईयर मोर, मोर मीन्स होता है एडिशन, ज्यादा, देन 3 टाइम्स, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, यानी कि 3 से तो आपको मल्टीप्लाई करना है और इसमें 5 ऐड करना है, इसके अंदर सरिता's एज। इसलिए अब फिर नेक्स्ट बोला जा रहा है आपसे व्हाट इज हर फादर्स एज। एक बार दोबारा बताता हूं, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि सरिता's फादर एज इज 5 ईयर मोर, यानी 5 साल ज्यादा है, देन 3 टाइम्स सरिता's एज, यानी कि सरिता की जो भी एज है, यानी कि वाई एज है, तो उसमें आप क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे। और मोर बोला गया, मोर मीन्स होता है एडिशन, यानी कि प्लस करना है, तो उसमें 5 आप लोग क्या करोगे, प्लस कर दोगे, तो ये क्या आएगा आपके पास, उसके फादर की एज आ जाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, व्हाट इज हर फादर्स एज। बस चलो कर लेते हैं कैलकुलेट। जैसे क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसे बस ठीक से समझना होता है हमें, अगर आपने वो समझ लिया तो भाई सॉल्यूशन तो आपका निकल ही जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट, और ए के हम लोग फिफ्थ कर रहे हैं, और किसके लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, सरिता's फादर एज, ठीक है, सरिता के पापा की हम लोग एज निकाल रहे हैं, और सरिता की एज है वाई, वाई में हम लोग क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स बोला गया था बच्चों, इसलिए मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। और इसमें बोला गया 5 ईयर मोर, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 प्लस कर देंगे इसके अंदर, 3 से मल्टीप्लाई और 5 प्लस कर देंगे, और हमारे पास आंसर आ जाएगा। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसे, जब मल्टीप्लाई में होता है तो ये क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा, और ये आपके पास 5 आ गया, यानी आप ये कह सकते हो 3y + 5 ईयर्स, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो ए पार्ट है, ए पार्ट के अंदर जो छोटे छोटे 1 2 3 4 5 ये सारे के सारे कंप्लीट हो गए। आई होप आपको ये सारे पार्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि किस तरह से आप ये रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन कर सकते हो और इक्वेशन फ्रेम कर सकते हो, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं भाई, जो ए पार्ट कंप्लीट हो गया हमारा, ये पूरा 1 2 3 4 5 यानी ए पार्ट वाला। अब ए के बाद बी पार्ट को देखते हैं, इसमें क्वेश्चन क्या है हमारे लिए। तो इसमें है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट अगर बात करें, इसमें आपसे बोला जा रहा है कि लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल हॉल इज 5 मीटर लेस। एक रेक्टेंगल हॉल है कुछ इस टाइप का, ठीक है, रेक्टेंगल साइज में एक हॉल है कुछ इस टाइप का, ठीक है। इसके बारे में आपसे बोला जा रहा है, ये इसकी तो लेंथ होगी बच्चों, कैपिटल एल लिख लेता हूं, और ये इसकी ब्रेथ कैपिटल बी लिख लेता हूं समझाने के लिए आप लोगों के। तो यह आपसे बोला जा रहा है द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल हॉल इज 4 मीटर लेस देन 3 टाइम्स ऑफ ब्रेथ। जो भी ब्रेथ है उसमें अगर हम 3 टाइम्स करें, यानी जो बी की जो भी वैल्यू होगी, इस बी की जो भी वैल्यू है, अगर उसमें आप 3 टाइम्स कर लो, यानी इसकी चौड़ाई ब्रेथ में अगर 3 टाइम्स कर दो, और उसके बाद 4 लेस, लेस मीन्स होता है सब्ट्रैक्शन करना, यानी माइनस करना। 3 टाइम्स आप लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, और उसके बाद 4 से अगर आप माइनस कर दोगे, तब आपके पास क्या आ जाएगा, लेंथ आ जाएगा, ठीक है। ब्रेथ की वैल्यू अगर कुछ भी अज्यूम करके चल सकते हैं हम लोग। और आपसे नेक्स्ट बोला जा रहा है फाइंड व्हाट इज द लेंथ, पहले तो लेंथ क्या होगी ये बताओ, और आगे बोला जा रहा है इफ ब्रेथ इज बी मीटर। जो बी है, ये जो कैपिटल बी मैंने यूज किया ब्रेथ के लिए, इसकी वैल्यू आपको दे रखा है बी मीटर, तो आप ये बताना है कि लेंथ क्या होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए सबसे पहले तो आप लोग क्वेश्चन लिख लोगे भाई, क्वेश्चन लिखने के बाद प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन का नंबर, यानी कि 1 का बी पार्ट है। अच्छा, अब हमें जो चीज गिवन होती है बच्चों वो पहले लिखते हैं, तो आप लिखोगे गिवन डैट, ठीक है, जो चीज गिवन है आपके पास वो लिखोगे, और गिवन क्या आपके पास कि ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, ये गिवन है, और इसकी वैल्यू आपके पास क्या है, स्मॉल बी है, तो आप लिख सकते हैं स्मॉल बी मीटर्स, ठीक है, ये आपको गिवन है भाई। अच्छा, उसके बाद आपसे ये पूछा जा रहा है लेंथ कैलकुलेट करो, तो आप लिख सकते हो कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, हमें कैलकुलेट क्या करना है, लेंथ कैलकुलेट करना है, तो आप लिखोगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन है कि लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 4 मीटर लेस, यानी कि 4 आपको क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है, याद रहे 4 हमारा क्या होगा, माइनस होगा, लेस देन
3 टाइम्स ऑफ ब्रेथ, टाइम्स यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें से 4 माइनस करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो बी में मैं क्या कर रहा हूं, 3 से तो मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, ठीक है। अब जो भी आंसर आएगा उस आंसर में 4 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि 3b माइनस 4 इज लेंथ। ये क्या होगी, लेंथ हो जाएगी आपके पास मीटर्स में, ठीक है। तो अब ये कह सकते हो ये हमारे पास क्या आ गया कि इसकी वैल्यू आ गई, लेंथ की वैल्यू आ गई। क्या वैल्यू आई, 3b माइनस 4। अब ब्रैकेट यूज करने से ये बेनिफिट होता है हमें कि मिस्टेक्स ना हो हमारे से। तो इस तरह से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। बहुत इजी था, बस आपको क्वेश्चन को समझना होगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम है, तो 1 बाय 1 आपको स्टेटमेंट को अच्छे से समझना होगा। स्टेटमेंट समझ में आ गया, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसका सी पार्ट, इसमें आपसे क्या बोला जा रहा है। तो पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट में आपको क्या बोला जा रहा है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है, अ रेक्टेंगुलर बॉक्स हैज हाइट h सेंटीमीटर। बॉक्स है भाई, रेक्टेंगल नहीं है, रेक्टेंगुलर बॉक्स, यानी कि आप ये कह सकते हो क्यूबॉइड है ये, ठीक है। क्या है, क्यूबॉइड है, 3 डायमेंशनल फिगर हो गया, ठीक है। क्या है, 3 डायमेंशनल फिगर है। क्यूबॉइड क्या है, 3। अभी मैं ड्रॉ करके भी बताऊंगा कि भी किस टाइप का शेप बनेगा। इट्स लेंथ इज 5 टाइम्स द हाइट। अब लेंथ के बारे में बोला जा रहा है कि जो इसकी हाइट है उसके 5 टाइम्स है। एंड ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर लेस देन लेंथ, यानी कि जो भी लेंथ है उसमें अगर 10 से माइनस कर दोगे तब तो आपके पास b यानी ब्रेथ की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो तो हाइट को 5 से मल्टीप्लाई कर लो। क्वेश्चन बता दिया गया आपको। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि एक्सप्रेस द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ बॉक्स इन टर्म्स ऑफ हाइट। हाइट के टर्म्स में आपको लेंथ निकालनी है और ब्रेथ निकालनी है, ठीक है। तो पहले एक बार डायग्राम बना के मैं आपको समझाता हूं कि डायग्राम इसका किस टाइप का होगा। तो बच्चों पहले तो मैं इसका सोल्यूशन लिखूंगा, ठीक है। ये सोल्यूशन लिख लिया। अब जैसे ही क्वेश्चन नंबर 1 है 1 लिख लेंगे अभी, और इसका हम लोग कर रहे हैं सी पार्ट, तो मैंने सी लिख लिया, ठीक है। सारी इंफॉर्मेशन लिख ली मैंने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब एक बार पहले मैं आपको ना एक डायग्राम बना के बताता हूं कि भाई ये जो बॉक्स बोला जा रहा है रेक्टेंगुलर बॉक्स का मतलब होता है जिसका बेस क्या हो, रेक्टेंगल हो, ठीक है, कुछ इस टाइप से। और एक बॉक्स बनी है, तो ये लो भाई, पहले तो मैंने एक रेक्टेंगल बनाया। अब बॉक्स बनाना है तो कुछ इस टाइप से इसे कीबोर्ड में कन्वर्ट करूंगा मैं, और ये कुछ इस टाइप से बन के आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके जो वर्टेक्स है यानी जो कॉर्नर पॉइंट है इसे आप इस तरह से मिला दोगे, ठीक है। तो चारों कॉर्नर को मैंने भी मिला दिया, ठीक है। इस तरह से ये क्लोज हो गया। तो देखो बच्चों, अब ये जो आपके पास जो डायमेंशन बन के आई ये तो आपके पास हाइट हो गई, ठीक है। और ये जो नीचे वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला, ये और ये वाला जो पोर्शन, ये आपके पास ब्रेथ होता है नीचे वाला। और ये वाला इस पोर्शन की अगर बात करें तो ये आपके पास लेंथ होता है, ठीक है। जिसे आप कैपिटल एल भी लिख लेते हो, इसे कैपिटल बी भी लिख लेते हो, और इसे कैपिटल एच भी लिख लेते हैं हम लोग शॉर्ट में, ठीक है। अगर ये हाइट है तो ये भी हाइट है, ये भी हाइट है और ये भी हाइट है, ठीक है। और जब ये लेंथ है तो इसके सामने वाला ये भी लेंथ है, ऊपर वाला भी, और इस नीचे वाले के जो ऊपर है इसको भी हम लेंथ बोलेंगे। और इसी के अकॉर्डिंग जो बी है ब्रेथ, ये रहा और ये रहा, और इसके ऊपर वाला ये रहा और इसके ऊपर वाला ये रहा। ये सब आपको समझाने के लिए बता रहा हूं मैं। अच्छा, अब जैसे क्वेश्चन में गिवन है, हमें पहले तो वो लिख लेते हैं जो हमें गिवन है। तो आप लिखोगे गिवन डैट हाइट। आपको क्या गिवन है, हाइट गिवन है। तो पहले मैं लिख लेता हूं हाइट, और हाइट के बारे में ये क्या h सेंटीमीटर है, स्मॉल h सेंटीमीटर लिख लेते हैं, जैसे क्वेश्चन में हमें मेंशन था स्मॉल h सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, लेंथ के बारे में मेंशन था, लेंथ इज 5 टाइम्स। तो मुझे अगर लेंथ कैलकुलेट करना है, ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। पूरा लिख लेता हूं, ऊपर नहीं लिखा था मैंने पर यहां लिख लेते हैं रेक्टेंगुलर। एक मिनट, पूरा अच्छे से लिख लेते हैं, ऊपर भी लिख ही देता हूं, यहां लिखा नहीं मैंने, लिख देता हूं कि हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, ठीक है। पूरा लिख देता हूं मैं, पूरा स्टेटमेंट लिख देता हूं जो आपके पास ये h सेंटीमीटर हो गया। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, और ये जो है बच्चों आपके पास जैसे क्वेश्चन में बोला गया कि जो इसकी लेंथ है 5 टाइम्स है हाइट के, यानी कि हाइट की जो भी वैल्यू से 5 से मल्टीप्लाई कर लोगे। h इसकी हाइट है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि हमारे पास 5h आएगा।
और ये यूनिट क्या हमारे पास सेंटीमीटर है, इसलिए मैं सेंटीमीटर यूनिट भी लिख दूंगा इसके पीछे। ठीक है, अच्छा अब लेंथ आपने कैलकुलेट कर लिया, अब बारी है ब्रेथ कैलकुलेट करने की। तो आप लिखो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। ठीक है, बॉक्स से भी तो पूरा रेक्टेंगुलर बॉक्स मैंने लिख दिया कि रेक्टेंगुलर बॉक्स। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन जो गिवन है पहले वो पढ़ लेते हैं। तो इन्फॉर्मेशन गिवन है कि ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर लेस देन लेंथ। जो भी लेंथ की वैल्यू है उसमें आप क्या करोगे, 10 सेंटीमीटर लेस कर दोगे। तो ठीक है भाई, लेंथ की वैल्यू तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, जो हमारे पास क्या आया 5h आया। तो मैं 5h में माइनस कर दूंगा 10, जैसे इसमें बोला गया ना 5 सेंटीमीटर 5h में आपको क्या करना है, इसमें 10 माइनस करना है। कैसे पता लगा, देखो ये लिखा है ना 10 सेंटीमीटर लेस देन लेंथ। ठीक है, तो जो भी लेंथ की वैल्यू आई थी, तो लेंथ की वैल्यू हमारे पास क्या है 5h, इसमें मैं 10 माइनस कर दूंगा, तो जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वो आएगी 5h माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका सी पार्ट भी कंप्लीट कर सकते हो, बहुत इजीली कर सकते हो, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है आप लोगों के लिए। बस आपको ना जो स्टेटमेंट्स हैं इसको अच्छे से पढ़ना होगा, अच्छे से समझना होगा कि भाई इसकी ऊंचाई यानी हाइट क्या दे रखी है आपके पास, फिर ऊंचाई के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है कि 5 गुणा, गुणा यानी कि मल्टीप्लीकेशन यानी कि टाइम्स जैसे इंग्लिश में बोला जा रहा था। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको एक बार पहले समझना होगा, जब आप समझ लोगे तब क्वेश्चन को बहुत इजीली कर लोगे। ठीक है, चलो अब हम लोग मूव करते हैं इसके बाद नेक्स्ट डी पार्ट में। तो ये है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट में आपसे बोला जा रहा है कि मीना, बीना एंड लीना आर क्लिम्बिंग द स्टेप टू द हिल टॉप। एक हिल है यानी एक पहाड़ है और पहाड़ के ऊपर तक पहुंच रहे हैं मीना, बीना और लीना, ये तीनों लड़कियां। और इनके स्टेप्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन गिवन है कि मीना इज एट स्टेप एस, ये भी वो कौन से स्टेप पे, एस स्टेप पे है। बीना इज 8 स्टेप अहेड। अगर बीना की बात करें वो 8 स्टेप अहेड है। अहेड का मतलब होता है आगे है, कि जिस जगह पर कह सकते हो कि भी मीना है, मीना से वो 8 स्टेप आगे है। ठीक है, फिर आपसे बोला जा रहा है एंड लीना इज 7 स्टेप बिहाइंड वेयर आर द बीना एंड मीना। अच्छा, बीना और मीना जहां पर भी हैं उसके कंपैरिजन में आपसे बताया जा रहा है कि भी ये 7 स्टेप बिहाइंड है। अब क्वेश्चन ये बनता है आपके लिए कि आप बीना और मीना की जो पोजीशन है ये बताओ। जैसे क्वेश्चन है ना वेयर आर बीना एंड मीना, या इनकी पोजीशन आपसे पूछी जा रही है। फिर आपसे बोला जा रहा है द टोटल नंबर ऑफ स्टेप टू द हिल टॉप इज 10 टाइम्स यानी 10 से मल्टीप्लीकेशन, 10 लेस देन 4 टाइम्स। 10 लेस बोला है, लेस का मतलब 10 माइनस हो जाएगा, और उसके बाद 4 टाइम्स बोला जा रहा है। 4 टाइम्स का मतलब है 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा अगर हमें इसका टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, व्हाट मीना एट रीच्ड, कि जहां पे भी मीना पहुंची हुई है अगर उस पर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से माइनस कर दो, तो आपके पास ये जो टोटल स्टेप्स हैं ये आ जाएंगे। अब क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है एक्सप्रेस द टोटल नंबर ऑफ स्टेप यूजिंग एस। एस को यूज करते हुए आपको टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स बताने हैं। ठीक है, तो पहले एक पिक्चर रफली ड्रॉ करके मैं पहले आपको समझाता हूं कि सपोज कर लो ये एक माउंटेन है। ठीक है, ठीक है, ये एक माउंटेन है और इसमें 3 बच्चे हैं जो इस माउंटेन के इसको या हिल के बिल्कुल टॉप पे पहुंचना चाह रहे हैं। ठीक है, तीनों की पोजीशन आपको दे रखी है, एक पोजीशन एक की यहाँ है, एक की यहाँ है और एक की यहाँ है। ठीक है, तीन की पोजीशन ये रही। ये जो लेवल है ये ग्राउंड लेवल है। ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है। अब जैसे क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर इसे मैं प्लॉट करूं तो यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि इनमें सबसे पहले मीना के बारे में बताया जा रहा है कि जो मीना है, मीना इज एट स्टेप एस। जो मीना है एस स्टेप पर है, तो ये बीच में मैं मान लेता हूं यहां पे क्या है, मीना है यहां पर, और मीना जिस स्टेप पर है इस स्टेप पे, इस स्टेप को बोला जा रहा है ये एस स्टेप है। ठीक है, जैसे सीढ़ी होता है ना, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, इसी तरह समझ लो इस हिल का जो ये पॉइंट है जहां पे मीना है वो एस स्टेप है। ठीक है भाई, उसके बाद आपसे बोला जा रहा है नेक्स्ट, इतना बताने के बाद कि बीना इज 8 स्टेप अहेड। जो बीना है वो 8 स्टेप अहेड है। 8 स्टेप अहेड का मतलब है कि 8 स्टेप आगे है, यानी अगर ये पॉइंट जो है एस है बच्चों, ये जो पॉइंट है एस है, एस स्टेप है, अगर इसमें 8 ऐड कर दोगे यानी ये वाला जो पॉइंट है एस प्लस 8 वाला जो स्टेप है, यहां पे आपको बोला जा रहा है
कि यहाँ पे कौन है, बीना है, मीना एस पर है और बीना के बारे में बोला जा रहा है, इससे 8 स्टेप अहेड है, आगे है, यानी एस प्लस 8 पर बीना है। ठीक है भाई। फिर नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है कि बीना के बाद लीना के बारे में, कि लीना 7 स्टेप बिहाइंड, जो लीना है वो 7 स्टेप पीछे है भाई, बिहाइंड का मतलब पीछे है। तो ये अगर एस है तो ये जो इसके पीछे वाला जो पॉइंट है, इसके नीचे जो पॉइंट है, यानी आप ये कह सकते हो S-7 पॉइंट जहां पर है, इस पॉइंट पर लीना है भाई। ये इनकी पोजीशन आपको बता देगी। एस पे बीच में तो मीना है और इसे 8 स्टेप आगे बीना है और इसके 7 स्टेप पीछे लीना है। ठीक है। उसके अलावा एक इंफॉर्मेशन आपको और दे रखी है कि अगर आप टोटल निकालना चाहते हो, इस हिल टॉप की टोटल हाइट निकालना चाहते हो कि इसकी हाइट कितना स्टेप है, इसके बारे में आपसे बोला जा रहा है कि जो भी मीना की आपके पास जो भी है एस स्टेप है, एस स्टेप में अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो और 10 माइनस करते हो, आपके पास टोटल स्टेप आ जाएंगे। चलो अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं बीना की पोजीशन, मीना की पोजीशन और टोटल नंबर ऑफ स्टेप इस हिल के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले जब आप डायग्राम आप समझ चुके होंगे, अब इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को निकालते हैं। तो भाई जैसे सोल्यूशन कैलकुलेट करना होता है हमें, तो सबसे पहले इसका नंबर लिखना होता है कि क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं जो हमें गिवन है, तो पहले मैं वो लिखता हूं कि गिवन डैट। तो आप ये कह सकते हो हमें जो गिवन है, मीना की पोजीशन गिवन है, मीनास पोजीशन, कि मीना कहां पे खड़ी है इसके बारे में गिवन है। तो वो है एस स्टेप पर है, कहां पर है, एस नंबर ऑफ स्टेप पर है। अच्छा, उसके बाद मीना के बाद अब हमें कैलकुलेट करना है बीना के बारे में। तो आप लिख सकता हूं बीनास पोजीशन, बीनास पोजीशन। अब बीना की पोजीशन जो है उसके बारे में ये है कि 8 स्टेप अहेड है, यानी कि एस में अगर आप 8 ऐड कर दोगे बच्चों, ठीक है, 8 ऐड कर दोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी आप लिख सकते हो एस प्लस 8 स्टेप्स। ठीक है, एस प्लस 8 स्टेप्स। ठीक है, ये तो आ गया आपके पास बीना का। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमें निकालना है लीना का। तो लीना के बारे में आप निकाल सकते हो कि लीनास पोजीशन। अब लीना की पोजीशन की अगर बात करें तो इसकी पोजीशन आपके पास एस में से 7 माइनस करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि बिहाइंड है, इससे पीछे है। तो जो आपके पास हो जाएगा एस माइनस 7 स्टेप्स। ठीक है, तो भाई ये तो आपने निकाल लिया, बीना की पोजीशन भी निकाल ली, लीना की पोजीशन भी निकाल ली, और मीना के बारे में ऑलरेडी आपको क्या था, गिवन था, ये पहले से दे रखा था। अब आपको एक चीज और कैलकुलेट करनी है इसके अंदर, टोटल नंबर ऑफ स्टेप। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हो हाइट ऑफ ए हिल, या तो आप लिख सकते हो कि हाइट ऑफ द हिल टॉप। ये जो हिल है इसकी अगर टॉप की बात करें, इसकी हाइट, तो इसके बारे में आपको क्वेश्चन में मेंशन था कि भी इसकी हाइट जो है 4 टाइम्स है और 10 ये लेस है, 4 टाइम्स है और 10 लेस है। अगर मीना की एज की बात करें, एज नहीं, मीना की स्टेप की बात करें, तो मीना का जो स्टेप है, एज वाले क्वेश्चन करके एज दिमाग में आ रहा है ना, तो एस यहाँ स्टेप है, एस मल्टीप्लाई बाई 4 कर लोगे और इसमें -10 कर लोगे। ठीक है, तो जो आपके पास आ जाएगा बच्चों 4s -10 हो जाएगा। तो यानी कि ये क्या हो गया आपके पास, कह सकते हो ब्रैकेट में लिख देता हूं, टोटल हाइट हो गई आपके पास। ठीक है, ये टोटल हाइट हो जाएगी इस हिल टॉप की, जो कि आपके पास हो गया 4s -10 स्टेप। ठीक है, बस इतना ही कैलकुलेट करना था। यही छोटी छोटी चीजें थी, बस अगर हमें क्वेश्चन क्लियर हो गया तो हम बहुत इजीली इसको कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद लास्ट यह है, इसके बाद कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ये 5th और लास्ट पार्ट है, ई वाला पार्ट, इसको और देख लेते हैं। बस ये आज लास्ट करेंगे, बाकी जो क्वेश्चन है हम लोग उसे सेकंड पार्ट में करेंगे, यानी कि पार्ट 2 में बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 11.4 के, उसे मैं पार्ट 2 की वीडियो में करवाऊंगा आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बस। इस क्वेश्चन में आपसे स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो मुझे आप कमेंट करके बताओ कि जो स्पीड, डिस्टेंस और टाइम से रिलेटेड फार्मूला है, ठीक है, इसके फार्मूले के बारे में आप क्या जानते हो। ठीक है, क्लास 5 तक आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। क्लास 5 में जब आपने फर्स्ट चैप्टर किया था फिश टेल, उसके अंदर भी ये फार्मूला यूज किया था। आई होप अगर आप लोगों ने मेरी सारी वीडियो देखी है क्लास 5 में, तो वो बच्चे तो बहुत इजीली कमेंट कर पाएंगे कि सर हाँ सर आपने क्लास 5 में मैं करवाया था। तो चलो भाई मुझे कमेंट करके बताओ फटाफट, मेरे बताने से पहले, कि डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, जल्दी से बताओ। फिर बाद में मुझे स्पीड का और टाइम का बाद में मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सबसे पहले मुझे डिस्टेंस का बताओ, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम लोग डिस्टेंस का फार्मूला यूज करने वाले हैं। जल्दी बताओ भाई क्या है इसका फार्मूला,
चलो मैं बता देता हूं और चेक करना भैया आपका आंसर सही है या गलत है। तो डिस्टेंस का फार्मूला होता है बच्चों स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। बाकी जो दो है ना ये स्पीड वाले और टाइम वाले, ये भाई कमेंट बॉक्स में लिख के बताना मुझे, ताकि मुझे पता लगे आप लोग सिंसियरली स्टडी कर रहे हो, ठीक है। तो इस फार्मूले को यूज करने वाला हूं, इसलिए मैंने आपको पहले फार्मूला बता दिया। अब क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये है अ बस ट्रेवल एट v किलोमीटर पर आवर, इट मीन्स यू हैव गिवन स्पीड ऑफ बस, स्पीड ऑफ बस आपको गिवन है, वो क्या है v किलोमीटर पर आवर। इट इज गोइंग फ्रॉम दासपुर टू बीसपुर, और ये कहां से जा रहा है कि दासपुर से जाकर के ये बीसपुर पे जा रहा है बस। मैंने शॉर्ट में डी लिख लिया दासपुर के लिए और बी लिख लिया ये बीसपुर के लिए। आफ्टर द बस हैज ट्रेवल 5 आवर, बस ने कितना ट्रेवल किया 5 आवर ट्रेवल कर लिया, यानी कि आप टाइम के लिए यूज कर सकते हो उसे। 5 आवर ट्रेवल कर लिया, बस इज स्टिल 20 किलोमीटर अवे, और अभी भी बस जो है कि जो डेस्टिनेशन है बीसपुर, अभी भी वो 20 किलोमीटर दूर है, अभी हम पहुंचे नहीं है, 20 किलोमीटर अभी हमें और ट्रेवल करना है। तो आपके लिए फाइनली क्वेश्चन ये है व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम दासपुर टू बीसपुर। अब आपको ये बताना है कि दासपुर और बीसपुर का डिस्टेंस क्या है ये, और नीचे आपको इस लास्ट में बोला जा रहा है एक्सप्रेस इट यूजिंग वी, वी के टर्म्स में। वी यहां पे किस लिए यूज किया जा रहा है, स्पीड के लिए जो यूज किया गया वी वेरिएबल, इसको यूज करके आप बताओ कि भाई कि आपका आंसर क्या है, ये टोटल डिस्टेंस क्या है, ठीक है। तो बच्चों ये तो है आपके लिए क्वेश्चन। अब देखो करेंगे कैसे। तो सबसे पहले एक पोजीशन ले लेते हैं ये, और एक पोजीशन ये ले लिया मैंने, ये जो पोजीशन है और ये टोटल डिस्टेंस हो गया, तो ये तो भी दासपुर हो गया, ठीक है। और ये जो पॉइंट है आपके पास, इसे मैं लेता हूं बीसपुर। पहले तो मैंने क्या लिया दासपुर ले लिया, और नेक्स्ट पॉइंट जो है एक लाइन ड्रॉ करके समझाने के लिए मैंने आपको बोला ये दासपुर है और ये बीसपुर है, ठीक है, दासपुर बीसपुर। अच्छा, अब जैसे क्वेश्चन नंबर है उसके अकॉर्डिंग हम लोग पहले सोल्यूशन में लिख लेते हैं, सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 और इसका 5th पार्ट। हमें जो गिवन है पहले वो लिख लेता हूं मैं। तो मुझे यहां गिवन है तो मैं लिखूंगा गिवन दैट स्पीड ऑफ बस, बस की स्पीड हमें गिवन है, वो क्या है v किलोमीटर पर आवर, आर को शॉर्ट में HRV लिख लेते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो आप कह सकते हो स्पीड जो आपको गिवन है v किलोमीटर पर आवर, कि हर एक घंटे में v किलोमीटर ट्रेवल करता है। अच्छा, अब उसके बाद टाइम गिवन है कि आफ्टर 5 आवर भी गिवन है, तो आप लिख सकते हो आफ्टर 5 आवर, आफ्टर 5 आवर, ठीक है। तो जो डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा आफ्टर 5 आवर, डिस्टेंस की अगर बात करें तो वो आपका, जैसे मैंने आपको जो फार्मूला बताया था, देखो इस फार्मूले को यूज करेंगे कि डिस्टेंस इज मल्टीप्लाई बाय, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो जो स्पीड है आपके पास वो तो आपके पास v है, और टाइम आपके पास क्या है 5 है, तो v मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया, यानी कि आप शॉर्ट में लिख सकते हो इसे 5v हो गया आपके पास, ये डिस्टेंस आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया 5v किलोमीटर लिख लेता हूं, किलोमीटर क्या है इसकी यूनिट है, यानी कि अगर 5 आवर की बात करेंगे, 5 आवर के बाद आफ्टर 5 आवर इस प्लेस पे ये पहुंच गए। स्टार्टिंग प्लेस ये दासपुर से लिख लेते, और एक मिडल पे एक प्लेस पे 5 घंटे के बाद पहुंच गए। और ये जो डिस्टेंस है दासपुर से लेकर के इस पॉइंट तक, इस पॉइंट का नाम कुछ भी रख लेता हूं, बीच में मिड पॉइंट है इसलिए m यूज कर ले रहा हूं, बीच में ना m फॉर मिडल बोलते हैं, तो मिड में जो पॉइंट m रख लेता हूं। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपने कैलकुलेट कर लिया, 5v आ गया आपके पास। अच्छा, अब ये बोला जा रहा है कि 5 घंटे ट्रेवल किया, उसके बाद भी 20 किलोमीटर अभी बाकी है, यानी कि इतना ट्रेवल अभी और करना है, यानी कि इस m पॉइंट से लेकर के बीसपुर तक का जो डिस्टेंस है 20 किलोमीटर है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन में आपको मेंशन भी किया गया था कि आफ्टर 5 आवर जब ट्रेवल कर लिया गया तो बीसपुर इज स्टिल 20 किलोमीटर अवे, अभी भी 20 किलोमीटर दूर है। तो देखो यहां मैंने क्या किया कि ये यहां तक का डिस्टेंस निकाला, 5v आ गया, और अभी भी 20 किलोमीटर अवे है, यानी कि इसमें 20 किलोमीटर और ऐड करोगे तब जाके आपके पास बीसपुर आएगा। अब क्वेश्चन ये है आपके लिए कि आपको ये बताना है कि टोटल डिस्टेंस क्या है बीसपुर और दासपुर के बीच में। तो आप फाइनली अपना आंसर निकाल सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन दासपुर एंड बीसपुर, कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपके लिए क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्लस कर लोगे, यानी कि 5v
प्लस 20, ठीक है। यानी फाइनली आप लिख सकते हो 5v प्लस 20 किलोमीटर। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। बस इतना ही कैलकुलेट करना था। तो आई होप आपके लिए क्वेश्चन इजी होगा, क्वेश्चन समझ में आपको आ गया होगा। स्टेप बाय स्टेप अगर आप देखोगे, थोड़ा सा बैक जाके दोबारा को वीडियो को देखो और पॉज करके देखो भी तो आराम आराम से, तब आपको चीजें क्लियर होगी। उसके बाद आप इसे नोट करना और इसे सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो बच्चों इस पार्ट में इतना ही रखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, जिसके अंदर फर्स्ट के अंदर जो ए पार्ट था जिसमें हमने 5 पार्ट करे थे और वो सारे जो सॉल्व करे, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या किया। तो सबसे पहले मैंने आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 कराया था, इसके अंदर छोटे छोटे ए के अंदर 5 पार्ट्स है, इसको हमने सॉल्व किया। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था। ये पूरा करने के बाद जो बी पार्ट किया था जिसमें रेक्टेंगल बेस्ड एक क्वेश्चन था। फिर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स वाला क्वेश्चन हम लोगों ने इसके बाद सॉल्व किया था, ठीक है। उसके बाद भी आपने एक माउंटेन हिल के टॉप से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, देखो ये वाला जो ये मैंने करवाया था। और फाइनली लास्ट में जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था वो करवाया भी मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो बाकी जो क्वेश्चन है, यानी इसके जो क्वेश्चन नंबर 2, 3 जो क्वेश्चन है वो हम लोग करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि 11.4 का पार्ट 2 में करेंगे। तो पार्ट 2 वाली वीडियो जरूर देखना। मैथ के अलावा साइंस की वीडियो भी आप अपनी क्लास की इस चैनल पर देख सकते हो। अगर वीडियो भी आपके फायदेमंद रही, आपने कुछ भी इस वीडियो से सीखा, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर लो बच्चों, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। और नोटिफिकेशन के लिए भी आपको क्या करना होता है, जो बेल आइकन होता है उसे प्रेस करना होता है, उसे हिट करना होता है, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, कमेंट करके बताना अगर आपको कोई भी डाउट है और किस तरह की वीडियो और इस चैनल पे देखना चाहता हूं वो भी मुझे बताना, ठीक है। बाय बाय बच्चों।